तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आपके लिए मैं एमपी एडीपीयू के लिए टेस्ट मतलब जो है रिवीजन की सीरीज़ चला रही हूँ। एमपी एडीपीयू के लिए सीरीज चल रही है रिवीजन क्लास की। मतलब इसमें रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि आप सब एक साल से पढ़ रहे हैं, कभी से पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला था। उसके बेस पर आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर चुके थे पहले कि जो 5 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, और उसके हिसाब से आपने एक बार की अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस आप रिवीजन क्लास चल रही है, आपको रिवीजन ही लगाना है। और अब एग्ज़ाम होने वाली तो आपको तो फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है, रैपिड रिवीजन क्लास इसे कह सकते हैं। तो ये रिवीजन क्लास की सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम आपके ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक से कवर करवा देंगे। रिवीजन में एमपी जी के भी हम आपको कवर करवा देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। आइसक्रीम नहीं लाया, चल नहीं। सॉरी, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। तो ये जो है ना, आप जो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज सब कुछ मतलब क्विजेस आपको अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और आप मतलब जो एमपी जीके का है और बाकी लास्ट सब्जेक्ट का है वो भी आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मध्य प्रदेश आवश्यक सेवा जो है। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा, अत्यावश्यक लगाना जरूरी है ना, सिर्फ आवश्यक लगा देंगे तो वो ये काम जो है इसका उद्देश्य असफल हो जाएगा। भाई मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 इसका नाम है इस एक्ट का। ठीक है, तो इसमें जो है ना मेंटेनेंस करना, संधारण करना मतलब मेंटेनेंस करना। तो कौन करेगा? अति आवश्यक सेवा जो अत्यावश्यक सेवा जो उसका मेंटेनेंस मतलब संधारण मतलब मेंटेनेंस कौन करता है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो स्टेट का कानून है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें सब कुछ करवाती है। तो हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम मतलब आज का जो टॉपिक है क्लास का ये मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 1979। तो ये जो एक्ट है वैसे तो बहुत ही छोटा एक्ट है, और नया ये जो एमपीएडीपीओ के सिलेबस में नया ऐड किया है इसे, पहले ये नहीं था तो ये नया है। और सिर्फ ओनली 11 सेक्शन इसमें है। तो ओनली सेक्शन 11 कैसे याद करना है, आपने वैसे तो पढ़ चुके हैं, याद करने का मैं तरीका बता दूंगी कि आप भूले नहीं। तो वो ट्रिक्स वो तरीका हम आपको अपने चैनल में बताते हैं, इसलिए तो हमारे चैनल का नाम सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल हमने बनाया है, क्योंकि हम ट्रिक्स बताते हैं और ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जो हमेशा के लिए याद हो जाती है, आपको रटना नहीं पड़ता चीज़ों को। हमने सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस का भी रिवीजन क्लास की हमने वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो वो भी देख लीजिए, उससे निश्चित ही आपको हेल्प होगी। उसमें भी हमने रिवीजन क्लास करवाई है और इम्पोर्टेंट सेक्शन बताइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट सेक्शन बताइए, इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया है, और कौन कौन से हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको कवर करवा दी रिवीजन क्लास में। और आपको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक्स भी बताइए। और आपको अगर वो वीडियो वॉच करना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप जो उस सारी वीडियोस की मतलब जो आईपीसी सीआरपीसी का रिवीजन क्लास की जो वीडियो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 1979।
तो ये इस एक्ट का नाम है। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई इस एक्ट को बनाने के लिए, और ये एक्ट कहाँ पर मतलब काम करता है, तो इसके बारे में, अत्यावश्यक सेवा के बारे में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि भाई इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं क्यों बनाया गया है। और इस सबसे पहले तो इसका जो संख्यांक है वो है 10। ठीक है, इसका अधिनियम संख्यांक जो है 10 है। 11 इसमें सेक्शन है, तो 10 याद रखने में इजी होगा कि अधिनियम संख्यांक क्या है, 10 है, और सेक्शन कितनी, 11 है। तो ये आपका दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। लागू कब हुआ, तो इसमें तत्काल लागू हो गया जब ये बना था। गवर्नर के जो है इसमें साइन हुए थे, उसके मतलब उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो गया है, पूरे मध्य प्रदेश पर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 1 और 2 में इसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन कब लागू हुआ, तो ये 17 अप्रैल 1979 को तत्काल लागू हो गया। ये इसके बारे में सेक्शन 2 बताता है, और सेक्शन 1 में इसका शॉर्ट टाइटल बताया गया है। सेक्शन 1 कहता है नाम और विस्तार की बात करता है, जो कि हर सेक्शन में मतलब हर एक्ट में जो शॉर्ट टाइटल पहले फर्स्ट सेक्शन जो यही बताता है, वैसे ये इसका सेक्शन भी यही बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है और इसका विस्तार क्या है तथा ये प्रारंभ कब से हुआ, उसके बारे में ये सेक्शन 1 बताता है। तो ये इसका मतलब सबसे पहले तो हम इसका ये जो टाइटल है वो देख रहे थे। मध्य प्रदेश राज्य में अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण के लिए उपबंध करने तथा ऐसी सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्त्री का उपबंध करने तो ये अधिनियम बनाया गया है। भाई ये एक्ट का बनाने का उद्देश्य क्या है, एक तो मतलब इसमें जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, संधारण किया जाएगा, है ना। और अगर उन सेवाओं को प्रोवाइड करने से कोई इनकार करता है, मना करता है, विच्छिन्न करने का मतलब कोई बाधा उत्पन्न करता है या कोई इनकार करता है, मना करता है, तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजंस ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है एक्ट। इसका उद्देश्य ये है कि भाई तो अत्यावश्यक सेवा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है या कोई करता है या कोई सेवा करने से इनकार करता है, तो उनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी और हाँ मतलब उनके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ये प्रोविजंस ये एक्ट करता है। दो चीज़ें का इसका उद्देश्य इस एक्ट का बनाने का पीछे। उसके बाद ये मतलब जैसे ये एक्ट कब काम आता है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, जैसे मतलब इमरजेंसी लगी हुई हो, जैसे या ऐसा आपात की स्थिति ऐसी, मतलब जैसे कोरोना टाइम था, कोविड-19 के टाइम में जैसे लॉकडाउन वगैरह है, उसमें कर्फ्यू लगाया गया था। तो ऐसे टाइम में जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस देने वाले लोग हैं, जैसे कि इसमें बताए गए हैं, आगे हम डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो पर, मतलब लास्ट तक बने रहिए, इस क्लास के साथ हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो वॉच करिए लास्ट तक, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो लाइक ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपसे, और हम आगे भी जो आगे की सब्जेक्ट बचे हैं वो सब पर एक एक टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मतलब कोरोना टाइम में जैसे एसेंशियल सर्विस क्या होती है, भाई एसेंशियल है, सबसे अत्यावश्यक चीज़ जो है वो मतलब सबसे पहले लाइट होती है। ये सबसे पहली जो है एसेंशियल ये है सर्विस, लाइट देने मतलब बिजली जो विद्युत मतलब बिजली विभाग में जो भी काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली जो हैं, वो मतलब ये मना नहीं कर सकते हैं कि भाई हम ये सर्विस नहीं दे सकते, मतलब कोरोना टाइम में भी कि भाई वो उस चीज़ को वो मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते काम करने के लिए, क्योंकि वो बिजली प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और सबसे एसेंशियल आवश्यकता है, बहुत ही अत्यावश्यकता चीज़ है ये कि मतलब अति आवश्यक सर्विस है, लाइट, बिजली, विद्युत, है ना। तो इस तरह की सेवाएं होती है। एक सबसे पहली तो ये हो गई आवश्यकता। सेकंड जो है जल की होती है, भाई जल आपूर्ति करवाने वाले जो हैं वो ये मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते थे कि हम ये जो कोरोना टाइम चल रहा है या ऐसी सिचुएशन है तो हम मतलब छुट्टी ले लें, मतलब हम नहीं काम कर सकते इस टाइम में। तो अगर वो इनकार करते तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये वाली ये एक्ट इस तरह की बात करता है, इस तरह की आवश्यकताएं जो होती है ना, एसेंशियल आवश्यकता, तो बिजली, पानी और ये सारी चीज़ें, सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं तो वो इनकार नहीं कर सकते हैं ये। और फिर डॉक्टर वगैरह की बात है तो भी वो
चिकित्सा अधिकारी मतलब जो डॉक्टर वगैरह है, तो चिकित्सा के लिए भी मतलब वो मना नहीं कर सकते कि हम सॉरी वो मैसेज आ रहा ना, तो उसके लिए मुझे मतलब हंसी चल रही है, क्योंकि वो उस टाइप का मैसेज है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मतलब इस ये एक्ट और क्या कहता है। तो हम तो मतलब हमारे चैनल पे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देखो, ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप पढ़िए, गंभीर होकर के पढ़िए, मतलब पूरा अटेंशन के साथ पढ़िए, एकाग्र होकर के पढ़िए, ध्यान रखिए सब कुछ, क्योंकि फोकस अटेंशन पूरा आपका पढ़ाई में होना चाहिए तो सही है। लेकिन माइंड को फ्रेश होने के लिए, एनर्जी के लिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्माइल करिए, थोड़ा सा नॉर्मल मूड में रहिए, ताकि ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस मैं मतलब शॉर्ट में ही बता दिया कि भाई आवश्यक सेवाएं क्या होती है। बाकी हम आप सब लोग जानते ही हैं सब कुछ, आवश्यक सेवाएं क्या होती है, जैसे जल, बिजली, पानी वगैरह, इनकी जो सर्विस देने वाले हैं, वो जो लोग हैं, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, वो मना नहीं कर सकते हैं कि मतलब जो नियोजक है, मतलब जो एम्प्लॉई है, मतलब वो ये मना नहीं कर सकते कि भाई हम ये काम नहीं करते। एम्प्लॉई कौन कौन होंगे, कौन कौन नियुक्त होता है, नौकरी कौन करता है, ये सब चीज़ें जो है सेक्शन आगे देखेंगे हम, सेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 2 में बताया गया है कहाँ पर ये लागू होता है, कहाँ पर नहीं होता है, कौन लोग जो होते हैं नियोजन पर, है ना, कौन व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में बताता है। तो सेक्शन 1 तो ये बताता है। चलिए हम सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 1 शोर टाइटल की बात करता है। शोर टाइटल मतलब संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ की बात करता है। तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 1979। इसके बाद इसका सब सेक्शन 2, तो ये इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पे है। और तीसरा, यह तत्काल प्रभुत्व होगा, इसके बारे में पहली सेक्शन बताती है। तो 3 पॉइंट आपको मतलब 3 चीज़ें याद रखनी है। आप मतलब सब सेक्शन वगैरह इस तरह से याद करिए, वो तो है सब सेक्शन ही है, सब वो सब सेक्शन ही बोला जाता है। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो बस आपको याद रखना है कि सेक्शन 1 का पहला क्या कहता है। पहला कहता है कि इसका नाम ये है, और इस अधिनियम का ये नाम है। तो वो आपको बस पहला ही सेक्शन मतलब पहला ये बताता है। सेकेंड आपको याद रखना है कि इसका विस्तार की बात करता है सेकेंड, तो पूरा मध्य प्रदेश पर है ये बात सेकेंड कहता है। तीसरा कहता है कब लागू होगा भाई, तो ये कहता है तत्काल प्रभुत्व होगा भाई। गवर्नर के जो साइन हो गए 17 अप्रैल को हो गए, तो उसी दिन से, उसी डेट से एप्लीकेबल होगा संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। तो पहला नाम बताता है, सेकंड विस्तार कहाँ तक है उसके बारे में बात करता है, तीसरा कहता है लागू कब होगा। बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 कहता है अधिनियम का लागू होना, भाई किस व्यक्तियों पर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है, इसके बारे में सेक्शन 2 बताता है। तो यह अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति, ऑपरेटिव तथा अनुसचिवी व्यक्तियों को लागू होगा। कहाँ कहाँ होगा, आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। एक वैज्ञानिक, सेकेंड है तकनीकी, थर्ड है कार्यपालिका, चौथा है ऑपरेटिव, और पांचवा है अनुसूचित व्यक्ति। तो 5 प्रकार के व्यक्तियों पर ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आ गया, एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड विथ एसेंशियल सर्विस, मतलब जैसे पुलिस व्यवस्था बनाए रखना, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव में आ जाती है, सारी चीज़ें व्यवस्था बनाए रखना। हाँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो इस धारा में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन व्यक्ति आते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताता है। तो इसमें ना 5 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं।
कैसे जो पर्सन एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेके पर रखे गए हैं, ऐसे पर्सन्स आएंगे जो ठेके पर रखे गए हैं। सेकेंड है जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, भाई जो पूर्णकालिक में नहीं है ना, पर्सनल नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब टेम्पररी है, पूर्णकालिक नहीं है। और थर्ड है जिन्हें आकस्मिक व्यय कंटीजेंसीज में से भुगतान किया जाता है। चौथा ये कहता है जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं। और पांचवा वे व्यक्ति जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हो, मतलब या तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हैं, मतलब सैलरी वगैरह ले रहे हैं, और उसकी एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनसे जो है सैलरी ले रहे हैं, आर्थिक फायदा प्राप्त कर रहे हैं, और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब सफाई व्यवस्था वगैरह करना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें जो लोक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो ये वो व्यक्ति आते हैं मतलब इसमें। तीसरे में डेफिनेशंस बताई गई है। तो तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब तीसरा ये बताता है कि अत्यावश्यक सेवा में क्या आएगा। तो अत्यावश्यक सेवा के बारे में जानने के लिए हमको अनुसूची को पढ़ना होगा। अब जो शेड्यूल है ना उसे छोड़ना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेक्शन पढ़ लिया हो गया। भाई जो शेड्यूल बताया है वो भी तो कुछ उसका उद्देश्य होगा बनाने के लिए, तो जो शेड्यूल बनाया है उसको भी आप पढ़िए, और उसे पढ़ेंगे तभी आपको ये एक्ट समझ में आएगा कि अत्यावश्यक सेवा है क्या, आखिर इस एक्ट के उद्देश्य के लिए अत्यावश्यक सेवा क्या है। सॉरी तो अत्यावश्यक सेवा के बारे में जानने के लिए आपको पहले अनुसूची में पढ़ना होगा। शेड्यूल एक दिया हुआ है इस एक्ट में, पीछे सेक्शंस जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शेड्यूल दिया है, लेकिन उसके ये सारे सेक्शन पढ़ने के पहले सबसे पहले आप शेड्यूल पढ़ लीजिए, आपको अत्यावश्यक सेवा के बारे में पता चल जाएगा और इस एक्ट का उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम देखिए वो सेक्शन 3 हम शुरू कर रहे हैं ना। तो सेक्शन 3 में ये इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ संहिता अपेक्षित ना हो, ए नंबर में अत्यावश्यक सेवा से अभिप्रेत अनुसूची में वर्णित की गई सेवा। अब हम अनुसूची में जाते हैं और देखते हैं कि अत्यावश्यक सेवा क्या है। ठीक है, चलिए तो अनुसूची निकाल लीजिए। अनुसूची धारा 3 क देखिए, तो धारा 3 क भी यही कहता है, अत्यावश्यक सेवा के बारे में बात करता है। तो क्या क्या है, वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति, ऑपरेटिव अनुसूची भी व्यक्ति जो ए में इलेक्ट्रॉनिक आ गया। ठीक है, विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की बात करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करता है। सेकेंड, पब्लिक एंड स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड वर्कशॉप्स, लोक तथा राज्य मोटर परिवहन तथा कार्यशालाओं की बात करता है। थर्ड में लोक स्वास्थ्य की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है। तो इसमें जो मेडिकल सुविधा वगैरह ये आ गई है ना, इसमें लोक स्वास्थ्य की बात है। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की आ गई इसमें। पांचवा, नगर पालिका निगमों, नगर पालिका परिषद और अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों से संबंधित हो। तो इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया। मतलब पहला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, विद्युत की बात करता है। सेकंड सर्विस कौन सी है, आवश्यकता, तो वो है मोटर वाहन परिवहन वगैरह की दे दी है इसमें। तीसरा लोक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ। चौथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी दे दिया है, इंजीनियरिंग। और पांचवा म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका के बारे में पांचवा दिया हुआ है। और इसमें डबल ए वाला दिया है पॉइंट, तो वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति, ऑपरेटिव अनुसूची भी कार्मिक। अब वही कि भाई मतलब हेडिंग तो वही दिया हुआ है, बस इसमें 7 जो है पॉइंट दिए हुए हैं।
उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एक पहला ये कहता है। तब इसमें दुकान आ गई, सार्वजनिक दुकान, उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बात है इसमें। अब बी नंबर मतलब इसमें 2 ख आ गया है और 2 ख। अब सेकेंड वाला दिया पॉइंट, उसमें ए और बी है, तो खाद्यान्नों की बात है, फूड ग्रेन्स की बात है, और बी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन यथा परिष्कृत आवश्यक वस्तु के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन से है। तीसरे में दुग्ध वगैरह जो है पशुधन और पशु चिकित्सा, तो पशुपालन और कुक्कुट पालन आगे मतलब ये मुर्गी पालन वगैरह जो है इसमें देखो वो पोल्ट्री वो आ गया। मतलब आपको सीधे सीधे कैसे याद करना है इसको, एक तो आ गया इसमें दुकानें वगैरह, उचित मूल्य की सार्वजनिक दुकानें मतलब ये जो राशन वगैरह मिलता है, फर्स्ट आ गया। सेकंड आपका आ गया प्रोक्यूरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड गेन्स, तो इसमें आ गया फूड गेन्स एंड अदर एसेंशियल जो है वो दिया हुआ है। और थर्ड में आपको याद रखना है मतलब दूध वगैरह अंडे वगैरह जो होते हैं वो आ गया इसमें, मुर्गी पालन वगैरह। और चौथा इसमें वन रोपण की बात है, तो प्लांटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो प्रिजर्वेशन ट्रांसपोर्टेशन स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो वन संरक्षण करना, वन रोपण करना, प्लांटेशन करना, और वन उपज के परिरक्षण, परिवहन और भंडारण करना, तो ये चीज़ें आ गई है। तो पांचवा मतलब इन चीज़ों को जो है रोका नहीं जाएगा, इनमें मना नहीं किया जाएगा, ये जो सर्विस प्रोवाइड करने से इनकार नहीं किया जाएगा, ये काम जो है ये करना ही करना है उनको, मतलब ये आवश्यक अत्यावश्यक चीज़ें जो है वो करने ही होगी। पांचवा मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 द्वारा शासित मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा से, तो इसमें आ गया सचिवालय सेक्रेटरीट सर्विसेज आ गए इसमें, है ना। और जो 6 नंबर का है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की सेवाओं से संबंधित, इसमें एमपी विधानसभा सचिवालय आ गया। और मतलब 7th नंबर पे आ गया द सर्विसेज अंडर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड देयर सबऑर्डिनेट ऑफिस, तो विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित सेवा संबंधित है। अब इसमें बी आ गया है, बी नंबर का, तो वो कहता है निम्नलिखित द्वारा परीक्षा का संचालन के नियुक्त व्यक्ति जो हैं, अब भाई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसमें जो अपॉइंट किए गए हैं तो वो आ जाएंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं आवश्यक सेवा देने से, ठीक है, वो इनकार नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो जिनको कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए अपॉइंट किया गया है। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल आ गया मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश राज्य में समस्त विश्वविद्यालय आ गए इसमें, और मतलब ऑल यूनिवर्सिटीज़ आ गई, और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आ गया, व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश ये आ गया। अब एक्सप्लानेशन भी इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या आएगा, तो एक्सप्लानेशन इसको एक्सप्लेन करने जो चीज़ें अब बताई गई है ना इसका एक्सप्लेन कर रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभिव्यक्ति परीक्षाओं का संचालन के अंतर्गत आते हैं वीक्षण, इन्विजिलेशन तथा पर्यवेक्षण, क्या क्या आएगा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड्स इन्विजिलेशन एंड सुपरविजन, प्रॉपर सेटिंग, paper moderation, paper valuations and any other activity required to be undertaken by the board of university in connection with examination। तो ये चीज़ें ये मतलब इसमें आएगा परीक्षा का संचालन में, ठीक है, इतनी चीज़ें इंक्लूड होगी। और सी नंबर का है संसद के या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन के नियुक्त व्यक्ति आ गए इसमें। भाई संसद के निर्वाचन होते हैं या राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचन है तो उनके जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उनके जो कंडक्ट करवाने के लिए जो अपॉइंट किए गए व्यक्ति हैं वो आएंगे सी नंबर में। और डी क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसे भूकंप यानी प्राकृतिक आपदा किसी अन्य आपदा संकट के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के अनुतोष, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन और कार्य हानि के निर्धारण और मूल्यांकन संबंधी कार्य सौंपा गया है। तो ये चीज़ें आ गई डी नंबर में। तो ये हमने मतलब जान लिया कि अत्यावश्यक सेवा क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ट्रिक्स बताएंगे कैसे आपको याद करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम सेक्शन 3 में ही आ जाते हैं वापस से। सेक्शन 3 का बी में आते हैं, तो कार्य करने से इनकार की बात है इसमें। तो क्या होगा, क्या कार्य करने से इनकार से मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जैसा कि प्रतिशत धारा 5 के अधीन किया गया है। अब भाई कोई अत्यावश्यक सेवा देना जरूरी है
जो इसमें बताए गए धारा 3A में। अब उसके जो इनकार करेगा तो इनकार क्या माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति इनकार करते हैं जो धारा 5 में जिनका इनकार करना प्रतिष्ठित किया गया है, धारा 5 में किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, तो धारा 5 में प्रतिष्ठित किया गया है इनकार करने का, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इनकार किया जाता है। और वो व्यक्ति सेक्शन 5 में बताए गए हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो वो 5 में बताए गए हैं। मतलब वो कौन कौन से काम हैं उसके बारे में 5 में बताया गया है। ऐसे कार्य जिनका इनकार किया जाता है वो 5 में बताए गए हैं। तो उनको करने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इनकार करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो उसके बारे में सेक्शन 5 में है। उसके बाद हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 क्या है? कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिष्ठित करने की शक्ति। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। किसकी? इनकार नहीं कर सकता भाई। इनकार करेगा तो उसको प्रतिष्ठित करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को है, क्योंकि स्टेट का कानून है और पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात एक तो 4 नंबर पढ़ते हैं अपन। कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति की बात है। तो ये शक्ति स्टेट गवर्नमेंट याद जरूर रखिएगा, क्योंकि स्टेट का कानून है। उसका फर्स्ट कहता है, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि लोक हित में या लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो यह वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अत्यावश्यक सेवा में तथा ऐसी तारीख से जैसे कि आदेश में निर्दिष्ट की जाए कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी। 2 कहता है इसका, धारा 1 के दिन किया गया कोई आदेश केवल 3 मास तक प्रवृत्त रहेगा, किंतु राज्य सरकार वैसे आदेश द्वारा उसे समय समय पर किसी ऐसी कालावधि के लिए जो एक बार में 3 मास से अधिक की नहीं होगी बढ़ा सके, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है। तो जो आदेश देता है ना स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कितने समय तक रहेगा, इसी में से क्वेश्चन बनता है। कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा, तो वो 3 महीने तक, अधिकतम कितना, 3 महीने तक प्रवृत्त रहेगा और 3 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा। तो 3 मास एक बार में, अगर मतलब इसे बढ़ाने की ज़रूरत है ना, तो एक बार में 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता, तो 3 महीने तक ही बढ़ा सकता है, ये याद रखना है। और 3 महीने तक होगा आदेश लागू, ये बात याद रखना है। और 3 महीने 3 मास से अधिक की नहीं होगी, इसे बढ़ा सकेगा, तो एक बार में 3 महीने तक बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि उपधारा 1 के दिन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार उसे सर्वसम्मति के ध्यान में लाने के लिए उचित समझे। भाई पहले जो आदेश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ताकि सबको पता चले, सर्वसामान्य जनता को पता चले, और ऐसा सर्वसम्मतित के ध्यान में लाने के लिए उचित समझे स्टेट गवर्नमेंट दूसरा करेगा। अब 5वां देखते हैं। 5वें में जो है प्रतिषेध की बात है। 4 में भी प्रतिषेध है और 5 में भी प्रतिषेध है। तो 4 का प्रतिषेध क्या है? तो 4 में तो आदेश मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, 4 में प्रतिषेध करने की स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। और 5 क्या है? अत्यावश्यक सेवाओं में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध, मतलब वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, कोई ऐसा काम करता है तो जैसे हड़ताल वगैरह करता है, उसमें भाग लेता है, इनकार करने के उसमें भाग लेता है, मतलब इनकार करने के लिए, मतलब उसने इनकार कर दिया है काम करने से, अब वो हड़ताल वगैरह कर रहा है कि जबरदस्ती अगर उस पर काम करवाया तो वो हड़ताल वगैरह करता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ उसे नहीं करने दी जाएगी। उसका प्रतिषेध धारा 5 में किया जाएगा, वो धारा 5 बताता है। तो 5 और उसके बाद सेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे आगे, आप पहले 5 पढ़ लेते हैं। धारा 5 ये बताता है, धारा 4 की उपधारा 1 के दिन किए गए आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में, एक है इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा, या प्रसामान्य कार्य समय के परे कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा, जबकि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो।
तीसरा, किसी स्थापना, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति अव्यसन नहीं करेगा, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे विनिष्ट नहीं करेगा, ऐसे कार्य के किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा, उसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा। तीसरा ये है। चौथा क्या है, छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। भाई उसे छुट्टी चाहिए, पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, इसमें पूर्व से मंजूरी लेनी होगी, परमिशन की ज़रूरत है, प्री परमिशन जरूरी है, और तो उसके बिना वो अनुपस्थित नहीं रहेगा। और पांचवा, कलम बंद करने, टेलीफोन बंद करने, वो औजार बंद करने, चक्का जाम करने, धीमी गति से काम करने, जैसे किसी भी क्रियाकलाप या किसी अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसकी की परिणति कार्य विराम या कार्य मंदाता में होती है, आश्रय नहीं लेगा। मतलब ये काम बंद नहीं करेगा, मतलब वो है ना, जैसे उसका राइटिंग वर्क है तो राइटिंग काम बंद नहीं करेगा, जैसे कि क्लर्क वगैरह है, और टेलीफोन वो प्रोवाइडर है तो वो टेलीफोन बंद नहीं करेगा। औजार बंद करने मतलब ऐसा जो भी मतलब वो काम में अपॉइंटमेंट हुआ है उसका, और वो सारे जो काम वो करता है, वो सब काम करने से मतलब वो हड़ताल पे नहीं जाएगा, वो बंद नहीं करेगा चीज़ों को। ठीक है। छठा क्या कहता है, ऐसे कार्य लोभ का आश्रय नहीं लेगा जिसका की परिणति प्रसामान्य कामकाज की विच्छिन्नता से में होती हो, या विच्छिन्नता का मतलब है मतलब बाधा उत्पन्न होती है। भाई सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है ना, ऐसी कोई भी कार्य या कार्य लोभ का आश्रय नहीं लेगा, या तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कोई लोभ नहीं करेगा, ओमिशन नहीं करेगा वो, तो ऐसा उसका आश्रय नहीं लेगा। ठीक है, जिससे कि बाधा उत्पन्न होती है सामान्य कामकाज में। सातवां पॉइंट क्या कहता है इसका, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्य का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा। मतलब वो खुद तो करेगा ही, लेकिन तो दूसरों को भी अगर करवाता है ना, ऐसा कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करता है, वो मना करता है, नहीं करने देता है, तो नहीं करेगा वो, ऐसा सब बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो 7 पॉइंट है इसमें, उसका प्रतिषेध इसमें किया जाता है 5वें में। ठीक है, अब 6 में आते हैं। 6 क्या कहता है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10 और 11 है। तो इसमें जो वाद और कार्यवाही की बात है वो 6 में है, और उसके बाद हम सेक्शंस को ले लेंगे 9 और 10। तो इनमें जो प्रोसीडिंग की बात है ना, 6 में सिविल की प्रोसीडिंग की बात है, और 9 में जो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग की बात है, मतलब कॉग्निजेंस लेने की बात है। 6 में सिविल का कॉग्निजेंस लिया जाता है, 9 में क्रिमिनल का कॉग्निजेंस लिया जाता है, और 10 में क्रिमिनल का ट्रायल चलता है। तो 6 में सिविल का है, क्योंकि जिला के जज है ना, जिला का जज कॉग्निजेंस लेगा। तो जिला का जज क्या होता है, सिविल कोर्ट होता है, सिविल मैटर्स को वो सोल्व करता है। वाद और प्रोसीडिंग्स जो है, वाद कहाँ चलते, सिविल में चलता है, तो इसलिए ठीक है, वादों या कार्यवाही का जिला न्यायाधीश के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो इसमें वाद और कार्यवाही का लिया जाता है। तो 6 सेक्शन में वाद और कार्यवाही का, कौन सी वाद और कार्यवाही, स्टेट गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया, ऑर्डर किया है, उसके अगेंस्ट जो वाद और कार्यवाही होगी उसके बारे में कॉग्निजेंस कौन लेगा, यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट लेगा। मतलब जिला मजिस्ट्रेट, सॉरी मजिस्ट्रेट वर्ड नहीं है इसमें, जिला न्यायाधीश, जिला जज, मतलब जिला जज सिविल कोर्ट होता है। तो धारा 4 की उपधारा 1 के दिन किए गए किसी आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता जिला न्यायाधीश के न्यायालय को होगी, और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को नहीं होगी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर सिर्फ जिला कोर्ट, मतलब जिला कोर्ट कह दिया तो जिला कोर्ट ही कॉग्निजेंस करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा। 2 कहता है इसका, उपधारा 1 के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्टे या व्यादेश देने वाला कोई आदेश एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा। तो एक्स पार्टी ऑर्डर इसमें नहीं करेगा। ठीक है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही डिसीजन दिया जाएगा, मतलब ऑर्डर दिया जाएगा। 7 में शास्त्रियों की बात है। ठीक है, 7 देख लेते हैं हम। शास्त्रीय जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से उसके खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा
उपबंध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास की अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। तो मतलब सेक्शन 5 में जो प्रतिषेध किया गया है जिन कार्यों का, उनमें से जो 3 नंबर का है उसे छोड़ दिया जाएगा। उसका पनिशमेंट अलग है, उसका थोड़ा ज़्यादा पनिशमेंट है। बाकी का सबका जो 6 मंथ का है एंड या मतलब या आर फाइन है, एंड फाइन नहीं है। या तो मतलब 6 मंथ का उसको कारावास दिया जाएगा या फिर 500 रुपये है ना, 500 जो है उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड इसका जो कोई धारा 5 या खंड 3 के उपबंधों में से, अब यहाँ तीसरा छोड़ दिया था, अब तीसरे का यहाँ पे पनिशमेंट है सेकंड वाले में। किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा। भाई दुष्प्रेरण करेगा, उल्लंघन करता है, दुष्प्रेरण करता है, अबेटमेंट करता है या अटेम्प्ट करता है, तो वह किसी भी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन अधिरोपित किए जाने योग्य हो, कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो कितना कारावास? इसमें 3 साल का कारावास। तीसरा पॉइंट मतलब इसमें कह रखे खंड 3 के उपबंधों में से कोई अपराध करता है, उल्लंघन करता है मतलब, तो कितना सजा होगी? 3 का 3 साल। और फाइन कितना होगा? तथा वर्ड यूज हुआ है ना, तथा का मतलब है एंड फाइन। ठीक है। एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो एंड तथा आ गया और आ गया या मतलब इस तरह से तथा का मतलब भी एंड ही होता है। तो तथा मतलब एंड फाइन होगा साथ में। 3 साल है तो एंड फाइन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ 6 मंथ होता है जनरली वहाँ पर या फाइन आता है और फाइन, यहाँ पर एंड फाइन आया है। अब आता है सेक्शन 8, विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने, उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन करने के लिए शास्ति। अब भाई बाधा उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं और उसको मतलब हाँ, बाधा उत्पन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरित कर रहे हैं उसको, मतलब कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए पेनल्टी होगी 8 में। तो एक इसका पहला मतलब एक कहता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंध में सेवा कर रहा है, बेचारा कोई तो कर रहा है, और वो जो नहीं कर रहा है वो उसमें उसको उत्प्रेरित कर रहा है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, छोड़ो, तो ऐसे मतलब उसको उत्प्रेरित कर रहा है। तो धारा 5 के अधीन प्रतिष्ठित किए गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसाएगा, इंस्टिगेट करता है, उद्दीप्त करेगा, उत्प्रेरित करेगा। तो या ये सेकंड उसका कह रहा है कि 2 या धारा 5 के अधीन प्रतिष्ठित किए गए किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति का या व्यक्ति निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदाय करेगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसा काम वो करता है तो क्या होगा, इसके बारे में समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है और तदनुसार वह इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसे दंडित किया जाए। ठीक है। तो इसमें पनिशमेंट तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें शास्ति की बात की गई किसके लिए? इंस्टिगेट करने के लिए, उत्प्रेरित कर रहा है। किस लिए? विच्छिन्नता मतलब बाधा उत्पन्न करने के लिए, उस कार्य को छोड़ देने के लिए वो इंस्टिगेट कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, सहायता कर रहा है। अब 9 नंबर का आता है, इसमें अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ले रहा है। तो कॉग्निजेंस से कौन लेता है अपराधों का? अपराधों का कॉग्निजेंस तो मजिस्ट्रेट लेता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिविल कोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता है उसे, सिविल कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है वादों और उसका। ठीक है। तो जो सिविल कोर्ट लेता है तो सेकंड क्लास या फर्स्ट मतलब सेकंड उसको सिविल जज फर्स्ट क्लास या सिविल जज सेकंड क्लास के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो अपराधों को कॉग्निजेंस लेता है उसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के थे। तो यहाँ पर जो कॉग्निजेंस लेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। ठीक है। सेकंड क्लास नहीं लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास जरूर याद रखना है। यहाँ पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जो होगा वो संज्ञेय होगा। कैसा होगा? कॉग्निजेंस
मतलब सॉरी, इसमें जो सेक्शन 9 है अपराधों का संज्ञान लेने की बात करता है, कॉग्निजेंस की। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, तो अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। किस तरह का ऑफेंस होगा? संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा, मतलब संज्ञान लिए जाने योग्य होता है, मतलब ठीक है। तो कौन लेगा इसका संज्ञान? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि संज्ञेय अपराध होगा, गंभीर प्रकृति का अपराध है, मतलब ये इस तरह का, ठीक है, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 10 है अपराधों का विचारण। अब जो इसमें अपराधों का है तो इसमें क्रिमिनल हो गया, ठीक है। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, तो ऑफेंसेस का जो है ट्रायल होगा यहाँ पर, ऑफेंसेस का, अपराधों का विचारण होगा तो 10 में, ठीक है। तो 9 और 10 क्रिमिनल की बात करता है, मतलब अपराधों की बात करता है, और जो हमने सेक्शन 6 पढ़ा था वो सिविल की बात करता है। अब यहाँ पर आता है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अब सेक्शन 10 आगे बढ़ाता है, मतलब इस बात को, कॉग्निजेंस मतलब ट्रायल की बातें। तो ट्रायल कौन करेगा? तो ट्रायल है ना, दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ट्रायल की बातें, कॉग्निजेंस की नहीं बातें, मतलब कॉग्निजेंस कौन लेगा उसके बारे में बात नहीं। कॉग्निजेंस जो है मतलब इसमें ट्रायल कौन करेगा उसके बारे में 10 में बताया गया है। 10 में ट्रायल के बारे में बताया गया है, और कौन करेगा ट्रायल? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, मतलब सब सेक्शन 1 में बताया गया है। सब सेक्शन 2 इसका CRPC एप्लीकेबल होगी उसके बारे में बता रहा है, कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो ट्रायल होगा, जो इंक्वायरी होगी सभी अपराधों पर मतलब इस जो प्रोविजंस है CRPC के प्रोविजंस इस पे लागू होंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे अपराध का निवारण हो, चाहे जांच हो, चाहे विचारण हो, चाहे कुछ भी हो, सब पर CRPC एप्लीकेबल होगी, लागू होगी। इसके बारे में ये 2 बताता है, इसका सबसेक्शन 2। अब लास्ट बचा है सेक्शन 11, निरसन की बात करता है, रिपील की। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अध्यादेश को रिपील किया गया है, ठीक है, अध्यादेश को विच्छिन्नता निवारण ऑर्डिनेंस 1979 1979 जो क्रमांक 6 था, उसका क्रमांक 6 था, ये याद रखिएगा, उसका क्रमांक 6 था, इसका क्रमांक 10 है। तो उस क्रमांक 6 था ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया गया। किससे किया गया? इस एक्ट से। इस एक्ट का क्या नाम है भाई? मध्य प्रदेश अत्यावश्यक लोक सेवा मध्य प्रदेश जो है अत्यावश्यक मतलब मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता अधिनियम 1979 इस एक्ट का नाम है। तो इसके द्वारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश था 1978 का था, 1978 का, तो उसका क्रमांक था 1978 था। ये 79 में बना, वो 8 में था, तो ये 1 साल के बाद था, ठीक है। तो इसको रिपील कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो ये था हमारा, कंप्लीट हो गया है। हम अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, मतलब कैसे याद करना है आपको। फर्स्ट में तो सेक्शन फर्स्ट मतलब पहली सेक्शन शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है। सेकेंड में बताया गया कि अत्यावश्यक सेवा मतलब कौन व्यक्ति होंगे जो मतलब अधिनियम का लागू होने की बात करता है। सेक्शन 2 है ना, अधिनियम लागू कहाँ पर होगा, किन व्यक्तियों पर होगा, ये वाली बात सेक्शन 2 बताता है। और तीसरे में जो ये अत्यावश्यक सेवा की डेफिनेशन बताई गई है और इनकार करने के बारे में बताया गया है। तो अत्यावश्यक सेवा के बारे में हमने अनुसूची में देख लिया है कि अत्यावश्यक सेवा क्या है। उसके बाद हमने 4 पढ़ा, तो 4 में जो है प्रतिषेध करने के स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उसके बारे में है। 4 में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का जो प्रतिषेध करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट को है, उसके बारे में हमने 4 में देखा है। और उसके बाद जो सेक्शन 5 है वो बताता है अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे, ऐसे काम जो अत्यावश्यक सेवा के लिए आवश्यक है उनको मतलब इनकार करने वाले ऐसे काम नहीं किए जाएंगे जिसमें उनमें रुकावट और बाधा होती है, उनका प्रतिषेध किया जाएगा, मतलब हड़ताल वगैरह नहीं की जाएगी, उनका प्रतिषेध 5 में किया जाएगा। और 6 में सिविल वाद और कार्यवाही का जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा उसके बारे में 6 कहता है, जिला मजिस्ट्रेट लेगा। और 7 में जो है पेनल्टीज़ की बात है, शास्तियाँ हैं, उसके बारे में पनिशमेंट बताए गए हैं 2 तरह के,
फर्स्ट में तो 6 मंथ एंड मतलब 6 मंथ आर फाइन है 500 रुपीज़ का, और सेकंड वाले में जो है पनिशमेंट कितना है, तीसरा वाला जो पॉइंट है सेक्शन 5 का तीसरा खंड दिया है उसमें जो है उसका पनिशमेंट है, तो उसका पनिशमेंट कितना है 3 साल है एंड फाइन है 5,000 रुपये, ठीक है 5,000 रुपीज़। और 8 क्या कहता है, उत्प्रेरित करने वाली विच्छिन्न करने हेतु मतलब बाधा उत्पन्न करने हेतु कार्य नहीं करने हेतु उत्प्रेरित किया जाएगा, उत्प्रेरित किया जाता है, सहायता की जाती है, उसके बारे में 8 बताता है, इंस्टिगेट किया जाता है 8 में। और 9 और 10 दोनों साथ में कर लीजिए। 9 जो है अपराधों का कॉग्निजेंस लेने की बात करता है, मतलब अपराधों का संज्ञान की बात करता है, और 10 में जो है क्रिमिनल मतलब ऑफेंसेस का जो है ट्रायल चलाने की बात करता है। तो ट्रायल कौन करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। और सेकंड कहता है CRPC एप्लीकेबल होगी। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, बस एक 11 बचा, तो रिपील हो गया किसके द्वारा, कौन क्या रिपील हुआ, तो अध्यादेश जो था 1978 का, वो विच्छिन्नता जो मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता अधिनियम था 1978, वो रिपील हो गया। किसके द्वारा हुआ, तो इस एक्ट के द्वारा हो गया। इस एक्ट का नाम जो है आपको पता ही है, मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 जो है इसके द्वारा ये वो ऑर्डिनेंस रिपील कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, वाकई अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे खबरी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको MPGK की ऑडियो सीरीज़ जो है उसमें आपको MPGK कवर करवा दूंगी, रिवीजन करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। आप खबरी पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और जो रिवीजन क्लास हमने करवाई CRPC उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।